चलिए। चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, फटाफट। तो कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल। वेरी गुड आशीष शर्मा जी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई पहला टाइप, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होंगे आज की क्लास में, इनकम टैक्स वाला जैसे, या ये समझिए पहला टाइप। देखिए, ये टाइप भी ऐसा है जिसके मैं आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगा, बेसिक मेथड भी और स्मार्ट मेथड भी। लेकिन इस टाइप में गणित से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी भाषा। आप इस सवाल को पढ़ के मुझे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसकी भाषा समझ गए हैं? सर कल मैं एब्सेंट थी, क्या कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। बिना कल की क्लास देखे तो आज क्या समझ ही नहीं आएगा। आप में से कितने बच्चे इतने हिंदी और अंग्रेजी में इतने अच्छे हैं कि इस सवाल को देखकर इसकी भाषा समझ गए? जरा मुझे बताना, इस सवाल का मतलब क्या है आप में से? नहीं नहीं, हम सवाल को सॉल्व बाद में करेंगे। पहले मैं ये तो जानना चाहूं कि आप में इतना दिमाग है कि क्या आप सवाल को पढ़ के सवाल कहना क्या चाह रहे हैं समझ पाओ। सवाल सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, हालत इतनी खराब हो चुकी है बच्चों की कि वो सवाल भी नहीं समझ पाते कि कह क्या रहा है। सीरियसली। तो उनको बेटा काफी मेहनत की जरूरत है। देखिए, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। व्हाट द रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर पर केजी? चीनी के प्राइस में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में, चीनी के प्राइस में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? अब ध्यान सुनेगा, सवाल में आपसे पूछा है चीनी का पर केजी घटा हुआ यानी कि रिड्यूस प्राइस क्या है, यह आपसे पूछा है। मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान सुनेगा। आपके पास है 960 रुपए। आपके पास कितने रुपए? 960 रुपए हैं। आपके पास 960 रुपए हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे तो चीनी का कोई ना कोई भाव होगा। 960 रुपए लेके अगर आप मार्केट में जाओगे तो चीनी खरीद के ले आओगे, चीनी का कोई ना कोई भाव होगा। अगर उसी 960 रुपए से आप चीनी खरीदने जाओ, ठीक है मेरे भाई, अब अगर चीनी का प्राइस 20% कम हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, चीनी का प्राइस अगर 20% कम हो जाता है मेरे दोस्तों, अगर चीनी 20% सस्ती हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कि अब उसी पैसे से, अगर चीनी का प्राइस 20% सस्ता हो गया, 20% सस्ती हो गई चीनी, तो अब उसी पैसे से आपको एक्स्ट्रा चीनी मिल जाएगी 960 रुपए में। भाई आप 960 रुपए लेके मार्केट में गए, चीनी खरीद के घर को आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर चीनी 20% सस्ती हो जाए, तो उतने ही 960 रुपए में आपको चीनी तो 20% सस्ती हो गई, अगर वही 960 रुपए खर्च करोगे सेम, तो एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल जाती है। समझ में आ गया क्या ये बात? अब तो आपसे पूछा कि चीनी का प्राइस घटा हुआ कितना, यानी कि पहले चीनी का प्राइस कुछ और था, अब घट के जो नया प्राइस आया है, रिड्यूस प्राइस जो घट के आया है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, पहला बेसिक मेथड और दूसरा स्मार्ट मेथड। पहला बेसिक और दूसरा मेरे दोस्तों यहां पर स्मार्ट मेथड। ढंग से समझिएगा सब बच्चे मेरे दोस्त, क्लियर है? यहां पे एग्जाम में आपसे 4 चीजें पूछ सकता है, मैं चारों बता दूंगा। देखिए ये चीज क्या होती है, एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां एक्सपेंडिचर खर्चा सेम रख रहे हो 960 रुपए,
खर्चा तो नहीं बदल ले भाई, चीनी 960 रुपए की आपको खरीदने, खर्चा तो नहीं बदल ले। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो उल्टा होगा। अब चीनी का प्राइस 20% कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूं चीनी का प्राइस अगर पहले 5 था तो 5 से घट के 4 हो गया। अगर प्राइस का रेशियो ये है तो चीनी का जो कंजम्पशन है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा, 4 से 5। यानी कि अगर पहले आपको 4 यूनिट चीनी मिलती थी, अगर पहले 960 रुपए में 4 यूनिट चीनी खरीद रहे थे, तब 5 यूनिट चीनी मिल जाएगी आपको। आपको 1 यूनिट चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी, कितना, 4 की बजाय अब आपको 5 यूनिट चीनी मिलेगी, 1 यूनिट अधिक चीनी मिलेगी। जबकि सवाल के अनुसार आपको कितनी चीनी एक्स्ट्रा मिलती है, 6 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो दी हुई है सवाल में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 केजी है, 6 किलो है, तो आप मुझे बताओ 4 यूनिट की वैल्यू क्या है, 24 किलो। ये चीनी का इनिशियल कंजम्पशन है, ये चीनी का इनिशियल कंजम्पशन, यानी कि स्टार्टिंग में मेरे प्यारे भाई आपको 24 किलो चीनी मिलती थी, 24 किलो स्टार्टिंग में, ये इनिशियल खपत है। स्टार्टिंग में आपको 960 रुपए में 24 किलो चीनी मिलती थी। ये 1 यूनिट के लिए 6 किलो है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 केजी। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये अब है मेरे प्यारे भाई, अब आपका खपत है, ये अब की खपत है, फाइनल खपत। समझ में आया भाई? यानी कि पहले आपको 960 रुपए में 24 किलो चीनी मिलती थी। अगर आपसे सवाल में पूछा जाता कि बताओ आपको पहले कितनी चीनी मिल रही थी, 24 किलो, अब कितनी चीनी मिल रही है आपको सेम 960 रुपए में, 30 किलो। 24 से 6 किलो ज्यादा, 30 किलो। आपसे पूछा चीनी का घटा हुआ प्राइस या रिड्यूस प्राइस, आपसे चीनी का घटा हुआ प्राइस पूछा, रिड्यूस्ड प्राइस, घटी हुई कीमत। आप मुझे बताओ अब आपको 960 रुपए खर्च करके, अब आपको 960 रुपए खर्च करके 30 किलो चीनी मिल जाती है, 30 किलो। तो भैया 960 रुपए में अगर 30 किलो चीनी मिल रही है तो 1 किलो चीनी कितने की है, 32 की। 960 को 30 से भाग करेंगे, 32 बार जाएगा, तो 32 रुपए पर केजी। तो चीनी की जो घटी हुई कीमत है 32 रुपए पर केजी है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। समझ में आई बात? अगर आपसे सवाल में चीनी का घटा हुआ प्राइस ना पूछ के चीनी का ओरिजिनल प्राइस पूछता कि बताओ चीनी की शुरुआत में कीमत कितनी थी, चीनी का प्राइस घटने से पहले कीमत कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो ओरिजिनली स्टार्टिंग में आपको 960 रुपए खर्च करके कितनी चीनी मिल रही थी, 960 रुपए खर्च करके आपको 24 किलो चीनी मिल रही थी। कितना, 24 केजी। 960 रुपए में आपको 24 केजी चीनी मिल रही थी, तो 1 किलो का क्या आ जाएगा, 24 चौका 96, 40 रुपए पर केजी। 1 किलो चीनी का प्राइस कितना है, 40 रुपए पर केजी। ये सवाल का आंसर है, ओरिजिनल प्राइस। समझ में आई बात? क्या आपको हमारी ये बात समझ में आ गई है? एक, दो, तीन और ये चार, चारों में से कुछ भी सवाल में पूछ सकता है। मैंने आपको चारों चीजें एक में ही निकालना सिखा दिया, ठीक है जी। मैंने आपको चारों चीजें एक ही जो है सवाल में निकालना सिखा दिया, लेकिन ये है बेसिक मेथड, ठीक है। ऐसा भैया तुम केवल टाइम खराब करवाने के लिए हो यार। हे, चलो आगे चलेंगे। ये है बेसिक मेथड। अगर आपको अब इसका ध्यान से सुनेगा, स्मार्ट मेथड, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच। आपके पास 960 रुपए, 960 रुपए लेके मार्केट जाइए, चीनी खरीद के घर को ले आइए, सिंपल जिंदगी। लेकिन अगर चीनी 20% सस्ती हो जाए, अगर चीनी का प्राइस 20% कम हो जाए, तो इसी 960 रुपए में, सेम 960 रुपए में आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलेगी।
अच्छा, आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा जो मिली है वो घटी हुई कीमत पर मिली है। 6 किलो चीनी जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, देखिए चीनी का प्राइस पहले कुछ और था, अब घट के कम हो गया। जब प्राइस घट के कम हो गया तो अब जो चीनी आप खरीद के ला रहे हो वो घटे हुए प्राइस पर खरीद के ला रहे हो। तो जो आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली है वो घटे हुए दाम पर मिली है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 किलो चीनी जो मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मिली है वो घटे हुए प्राइस पर मिली है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा क्यों मिली? 6 किलोग्राम चीनी आपको एक्स्ट्रा क्यों मिली, मुझे ये बताइए। 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा क्यों मिली, ये बताइए। तो आप कहोगे सर 6 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा क्यों मिली? वाई? 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? क्योंकि चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। अगर चीनी 20% सस्ती हो गई है, अगर चीनी का प्राइस 20% कम हो गया है, तो आपको 20% पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 20% का पेमेंट ना करो तो जितनी चीनी आप पहले खरीद रहे थे अब उतनी चीनी मिल जाएगी। 20% पैसा कम देकर भी चीनी 20% सस्ती हो गई। 20% पैसा कम देकर भी आप पहले जितनी ही चीनी खरीद सकते हो, लेकिन आप पैसा सेम ही खर्च करो 960 रुपए। क्योंकि चीनी 20% सस्ती हो गई है तो आपको 20% पैसा देने की जरूरत है ही नहीं, पर आप ये भी दे रहे हो, आप 20% का पेमेंट भी कर रहे हो, उसी की वजह से आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है। यानी कि 6 किलो चीनी का जो घटा हुआ प्राइस है वो 960 रुपए का 20% के बराबर है। 960 रुपए का 20% के बराबर है। एक स्टेप में सॉल्व हो गया। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा कि भाई अगर चीनी 20% सस्ती हो गई है, उस 20% प्राइस कम हो जाने के कारण ही आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली है। 20% प्राइस कम होने की वजह से ही, यानी कि 960 रुपए का 20% ही 6 किलो चीनी की घटी हुई कीमत के बराबर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो 6 किलो चीनी का घटा हुआ प्राइस है 960 रुपए का 20%। मूल्य का मतलब होता है 1 किलो का प्राइस बताना। तो 1 किलो चीनी का घटा हुआ प्राइस क्या होगा? 6 से भाग देंगे बटे 6। 6 से 960 जाएगा 160 बार। 160 का 20% कितना आएगा? 32। 16 दूनी 32। तो 32 रुपए पर केजी इस सवाल का आंसर है। यही करेक्ट है। 32 रुपए पर केजी डायरेक्ट आ गया। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए अब सवाल नंबर है 89। 89 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। ये बताइए 90 नंबर सवाल बताओ। 90 करो जरा। सवाल नंबर 90 बताइए। एमटीएस के पेपर का सवाल है, जल्दी से फटाफट। चीनी के प्राइस में 12% की कमी के कारण अक्षत 1200 रुपए में 7 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का एक्चुअल प्राइस आपसे पूछा, यहां चीनी का घटा हुआ प्राइस नहीं पूछा, यहां चीनी का वास्तविक कीमत एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस। अब ध्यान सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे ध्यान से समझेंगे एक ही लाइन में कैसे करना है ये सवाल। चीनी का प्राइस भी 12% कम हो गया। अब आप खुद सोचो, चीनी का प्राइस 12% कम होने की वजह से चीनी 12% सस्ती हो गई। उसी वजह से अक्षत को 1200 रुपए में पहले जितनी चीनी मिलती थी अब उससे 7 किलो चीनी अधिक मिल रही है। तो चीनी जो 7 किलो अधिक मिल रही है वो 12% प्राइस कम होने की वजह से मिल रही है। तो आपसे पूछा है चीनी का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। चीनी का प्राइस 12% कम होने की वजह से 1200 रुपए खर्च करके आपको जितनी चीनी मिल रही थी पहले, अब उससे आपको 7 किलो एक्स्ट्रा चीनी मिल रही है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 7 किलो चीनी का 7 किलो चीनी का जो रिड्यूस प्राइस होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा?
हमेशा रिड्यूस प्राइस ही निकलेगा मेरे भाई। 7 किलो चीनी का जो रिड्यूस प्राइस होगा वो डायरेक्ट कितना होगा, 1200 रुपए का 12%। 1200 रुपए का 12%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7 किलो चीनी का रिड्यूस प्राइस जो होगा वो 1200 रुपए का 12% होगा। समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर 7 किलो चीनी का घटी हुई कीमत ये है तो 1 किलो चीनी का घटा हुआ प्राइस कितना होगा, 7 से डिवाइड कर देंगे। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है। 12 गुणा 12 144/7 रुपए पर केजी। 144/7 रुपए पर केजी। ये चीनी का घटा हुआ प्राइस आ गया, 144/7 रुपए पर केजी। ये चीनी का घटा हुआ प्राइस आ गया। ये आंसर नहीं कि आप आंसर बताने लगो, ये आंसर नहीं आया। आपसे पूछा है चीनी का एक्चुअल प्राइस क्या है, आपसे ये पूछा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चीनी का प्राइस कितना कम हुआ, 12%। ये तो चीनी की घटी हुई कीमत आई है। हमें चीनी का ओरिजिनल प्राइस निकालना है। चीनी का प्राइस कितना कम हुआ दोस्त, 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% 1/25। 4% 1/25, 12% 3/25। यानी कि चीनी का अगर ओरिजिनल प्राइस 25 था, अगर चीनी का ओरिजिनल प्राइस 25 था, 4% 1/25 होता है, 12% 3/25। अगर चीनी का ओरिजिनल प्राइस 25 था तो प्राइस 25 से 3 कम होके 22 हो गया। अगर चीनी का ओरिजिनल प्राइस 25 था ना दोस्त, तो प्राइस 25 से घटकर 22 हो गया। ये ओरिजिनल प्राइस और घटे हुए प्राइस की कीमत का वैल्यू का रेशियो है। ओरिजिनल प्राइस और घटा प्राइस उसकी वैल्यू का रेशियो है। भाई चीनी का प्राइस कितना कम हुआ, 12%। 12% की फ्रैक्शन हुई 3/25। नीचे जो होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। अगर चीनी का ओरिजिनल प्राइस 25 था तो 25 से 3 कम होकर 22 हो गया। और चीनी का घटा हुआ प्राइस कितना है, 144/7। तो 22 यूनिट की वैल्यू 144/7 के बराबर है। आसान नहीं है, कैलकुलेटिव है सवाल। 22 यूनिट की वैल्यू 144/7 रुपए पर केजी है। 22 यूनिट की वैल्यू, ये 22 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, अगर 22 यूनिट का मान ये है तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 144/7 की 22 में गुणा। 144/7 को 22 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा 25 यूनिट की वैल्यू, तो 25 से गुणा, ये आया मेरे भाई, ये आया। ये चीनी का ओरिजिनल प्राइस आएगा, ये आएगा चीनी का ओरिजिनल प्राइस। बोलो बात सही है, क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ढंग से समझ लीजिए, ये 22 यूनिट की वैल्यू है 144/7। 22 की 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 144/7 को 22 से भाग देंगे, 22 नीचे आ जाएगा। 25 यूनिट की वैल्यू निकालने तो 25 से गुणा। ये कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा चीनी का ओरिजिनल प्राइस आएगा। ये है चीनी का ओरिजिनल प्राइस। अब बताओ ये कैलकुलेशन करके क्या आएगा। 2 से कट रहा है 144 72 बार, और 2 से कट रहा है 22 11 बार। तो आ गया 72 गुणा 25/77। जो भी आंसर आएगा 25 से कम आएगा, एक ही आंसर है पहला। 25 से कम एक ही आंसर है पहला। आप कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे बता दिया। अगर आप देखो ध्यान से तो कितना आ रहा है, 72, नीचे क्या आ रहा है, 11 सत्ते 77। 72/77 गुणा 25 ही आ रहा है। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये अप्रोक्स डिवाइड होगा, पूरा तो डिवाइड होगा ही नहीं। कुछ लोग क्या करेंगे, पागलों की तरह पहले गुणा करेंगे फिर भाग करेंगे। अरे क्या जरूरत है, अगर 72 को 77 से भाग करेंगे तो एक से छोटा नंबर आएगा। 72 को छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, एक से छोटा नंबर आएगा। अगर आप 25 को किसी एक से छोटे नंबर से गुणा करते हैं, अगर आप 25 को ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जो एक से छोटा है, तो जो भी आंसर आएगा 25 से कम आएगा। 25 से कम ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है, ना ये वाला ऑप्शन है। ये अकेला ऑप्शन 25 से कम है, ये करेक्ट है। अगर आप 25 को किसी ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जो एक से कम है, जैसे 25 को 0.9 से गुणा करो तो क्या आएगा, 22.5 आएगा। 25 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये नंबर एक से छोटा है। 25 को एक से छोटी संख्या से गुणा करोगे, 25 से कम आएगा, वो एक ही आंसर है। मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं होगा, ये अप्रोक्स है। जब सवाल का आंसर अप्रोक्स है तो कोई मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करते हैं। समझ में आया? बेहतरीन सवाल मेरे भाई, ठीक है जी। अगला बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना।
ठीक है जी। अगला बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने, बताओ 92 नंबर करिए। वो प्रॉफिट लॉस है आकाश, प्रॉफिट लॉस, ये नहीं है, परसेंटेज नहीं है। करिए करिए जल्दी से, सवाल क्या आंसर है इस सवाल का। अगला टाइप, सवाल देखिए। When the price of an item was reduced by 35%, then its sale was increased by X%. जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम की गई, एक ही सवाल कराऊंगा, इस टाइप का ढंग से समझिएगा। जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम की गई तो उसकी बिक्री, उसकी सेल X% बढ़ गई। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर राजस्व प्राप्ति में रेवेन्यू 17% बढ़ा है तो एक्स का मान क्या होगा। मैं रेशियो मेथड बता रहा हूं, जब हम अगली शीट पढ़ेंगे तो इसका मैं सक्सेसिव वाला फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा। दोनों चीजें हम जानेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो इस सवाल को करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बिक्री क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कीमत क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो सामान बेच के जो आप पैसा कमाते हो उसे बोलते हैं रेवेन्यू, या हिंदी में कहते हैं राजस्व। अब रेवेन्यू जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो आप सामान बेच रहे हो उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है, गुणा जो आप सामान बेच रहे हो उसकी सेल यानी कि बिक्री क्या है, उसकी सेल यानी कि बिक्री क्या है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये बात, आपने तो फॉर्मूला लिखवाया नहीं, हमें बेसिक कहां है। भाई साहब, ये नॉर्मल बातें हैं जो हर एक इंसान को, समाज में रहने वाले को पता है, अनपढ़ आदमी को भी। मान लीजिए कि आपकी जो है समोसे की दुकान है, आप 25 रुपए का एक समोसा बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 25 रुपए का एक समोसा, और आपने दिन में 8 समोसे बेचे, 8 समोसे, तो 8 समोसे बेच के कितना पैसा कमाओगे, 25 अट्ठे 200 रुपए कमाओगे। तो क्या ये नॉर्मल सी बात आपको पता नहीं है कि भाई एक समोसा अगर 25 रुपए का बेचते हो और आपने 8 समोसे की सेल यानी कि बिक्री करी, तो आप दिन में कितना रेवेन्यू कमाओगे, रेवेन्यू मतलब कितना पैसा कमाओगे, 200 रुपए, 25 अट्ठे 200 रुपए। तो प्राइस को सेल से गुणा करेंगे, क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज कॉमन सेंस। अब सवाल देखिए, बोला है एक वस्तु की कीमत 35% कम हो गई, एक वस्तु का प्राइस 35% कम हो गया, एक वस्तु का जो प्राइस है वो 35% कम हो गया, वस्तु सस्ती हो गई। जाहिर सी बात है, अगर वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। बोला है वस्तु की सेल X% बढ़ गई, वस्तु की सेल X% बढ़ गई, ठीक है। बोला अगर रेवेन्यू 17% बढ़ा है, हमारी जो कमाई है अगर वो 17% बढ़ गई है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ये मेरा सवाल है। मैंने कल की ही क्लास में ऐसे सवाल को क्लियर कर दिया था, कल की ही क्लास में है भाई। क्या बताया था मैंने, मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको ये बताया था, रेवेन्यू में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है, सेल में चेंज पूछा है कि सेल में कितनी वृद्धि हुई, कैसे आएगा। अगर मुझे यह पता करना है कि सेल में कितनी वृद्धि हुई कैसे आएगा, अब ये पता है, ये पता है कैसे आएगा। अरे सोचते क्यों नहीं राक्षसों, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है यार तुम लोगों की। अगर मैं रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दे दूं तो क्या सेल का रेशियो नहीं आ जाएगा। रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, सेल का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। अगर आप रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो सेल का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओ रेवेन्यू कितना बढ़ गया, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 17%। 17% बढ़ने का मतलब अगर आप पहले 100 रुपए कमाते थे, पहले 100 रुपए कमाते थे, तो अब 117 रुपए कमाते हो, 117 रुपए।
प्राइस कितना बढ़ा, वस्तु की कीमत 35% कम हुई है, प्राइस कितना बढ़ा, 35% कम हो गया प्राइस। 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि अगर एक वस्तु पहले 20 रुपए की बेच रहे थे तो 20 में से 7 कम करिए, अब 13 की बेच रहे हो। ये रेवेन्यू का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वस्तु की बिक्री का, सेल का अनुपात आ जाएगा, सेल का रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। डिवाइड करना बहुत आसान है। 100 को 20 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 117 को भाग करेंगे 13 से 9 बार जाएगा, 13 117। ये सेल का रेशियो आ गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मेरे भाई अगर पहले 5 सामान बिक रहे थे, अगर पहले 5 वस्तु बिक रही थी तो अब 9 बिक रही हैं, तो सेल कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई, 4/5। 1/5 20%, 4/5 80%। तो सेल 80% बढ़ गई है, एक्स का मान 80 है। नहीं दिनेश कुमार, समझ में आया दोस्त? तो ध्यान से देखा करो कौन सी चीज दी है, कौन सी चीज पूछी है। रेवेन्यू का चेंज दिया है, प्राइस का चेंज दिया है, सेल के बारे में पूछा है। सेल कैसे आएगा बिक्री में, जब प्राइस इधर आएगा बेटा, रेवेन्यू को प्राइस के अनुपात से भाग दोगे और भाग देते ही सेल का रेशियो आ जाएगा। वहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलेंगे, अगला सवाल 93, अगला टाइप। देखो ये टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं एक एक सवाल ही करा रहा हूं। 93 करो बच्चों, इसका क्या आंसर है? सर 20:13 कैसे आया भाई? यार तुम कैसे बालक हो यार। वस्तु की कीमत कितनी कम हुई है, 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। यानी कि अगर वस्तु कीमत पहले 20 थी तो 20 से 7 कम होगी, 20 से 7 घटाइए 13। भाई परसेंटेज का लेक्चर क्यों नहीं पढ़ते? बेसिक लेक्चर पढ़ते क्यों नहीं हो यार आप लोग? पता नहीं कैसे बच्चे हो यार। गधों जैसा दिमाग रख के घोड़ों जैसी चाल चाहते हो। डिवाइड करना है, इन दोनों रेशियो को भाग दिया है, रेवेन्यू को प्राइस से भाग दिया। 100 को 20 से भाग देंगे 5 आएगा, 117 को 13 से सीधा भाग हो गया, 9 आ गया। आगे चलिए, अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। एक गांव की जनसंख्या 12,960 है। भाई एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, इसमें से 7/12 भाग मेल हैं और बाकी फीमेल हैं, ठीक है। 45% पुरुष विवाहित है, 45% मेल जो है वो मैरिड है, और सारे जो शादी है वो मोनोगेमस है। मोनोगेमस का मतलब है कि भाई एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, एक औरत एक ही आदमी से शादी करती है, और उनके पार्टनर उनके साथी रहते हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल आर मैरिड, विवाहित महिलाओं का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट फीमेल मैरिड हैं, ये आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से, कौन करेगा जी इस सवाल को, फटाफट कौन करेगा? देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हर आदमी समझ पाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझिए, गांव है, एक गांव है, गांव के आगे मत सोचो, गांव के आगे भी कोई दुनिया है। एक गांव है जिसमें से 7/12 भाग पुरुष हैं, 7/12 ऑफ देम आर मेल्स, 7/12 ऑफ देम आर मेल्स, बाकी फीमेल हैं। 45% मेल शादीशुदा हैं, और सारे जो शादी हैं वो एक आदमी की एक औरत से हो रही है। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, इस टाइप के सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने मैरिड मेल होंगे उतनी मैरिड फीमेल होंगी। आप ये समझो, अगर गांव में 100 पुरुषों की शादी हुई है तो 100 ही औरतों की शादी हुई होगी, 100 ही औरतों की शादी हुई होगी। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल के पीछे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही कॉन्सेप्ट है। अगर गांव में 100 दूल्हे हैं तो 100 ही दुल्हन होंगी मेरे भाई, 100 अगर पति है तो 100 ही पत्नी होंगी। एक आदमी की एक ही औरत से शादी हो रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब पहली लाइन पढ़िए,
गांव में 7/12 ऑफ देम आर मैन। एक गांव की जनसंख्या 12,960 है, इनमें से 7/12 भाग पुरुष हैं, 7/12 मेल हैं। इस बात का मतलब क्या है, मैं कितनी बार समझा चुका हूं, जो नीचे लिखा होता है वो आपका बेस होता है टोटल। यानी कि अगर गांव में टोटल 12 आदमी हैं, अगर गांव में टोटल 12 आदमी हैं तो 12 में से 7 मेल हैं। ये मीनिंग है इस बात का। पता नहीं कब आप समझोगे। 7/12 भाग पुरुष है, 7/12 ऑफ देम आर मेल्स। अग गांव में टोटल पॉपुलेशन का 7/12 मेल हैं, यानी कि गांव में अगर टोटल 12 आदमी हैं, गांव में टोटल अगर 12 लोग हैं तो 12 में से 7 मेल हैं, 12 में से 7 मेल हैं, तो बाकी कितनी बची? 5, 5 फीमेल हैं। ये बात क्लियर है? टोटल 12 हैं, 12 लोगों में से 7 मेल हैं, बाकी बची 5, 5 आपकी फीमेल हैं। ये बात क्लियर है? यहां तक आप बोलोगे हाँ सर ये बात क्लियर है। 7 अगर मेल है तो 5 फीमेल है। बोला है 45% मेल मैरिड हैं। टोटल 7 मेल है, 7 का 45% मेल मैरिड हैं। 7 का 45% मेल मैरिड हैं। 7 का 45% मेल मैरिड हैं। पूछा कितनी परसेंट फीमेल शादीशुदा हैं, तो 5 फीमेल हैं। 5 का कितने परसेंट शादीशुदा हैं, यही तो आपसे पूछा है। और दिस शुड बी इक्वल, ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। गांव में अगर 7 मेल हैं तो 7 का 45% शादीशुदा हैं। 5 फीमेल हैं तो 5 फीमेल का कितने परसेंट शादीशुदा हैं, यही पूछा है। दोनों बराबर होना चाहिए, मैरिड मेल और मैरिड फीमेल बराबर होना चाहिए। ये आ गया मेरे भाई 1 सेकंड में 5 से 45 चला गया 9 बार, 9 सत्ते 63, यानी कि 63% फीमेल शादीशुदा है। आंसर है बी ऑप्शन 63। इससे बढ़िया नहीं हो सकता। समझ में आ गया दोस्त? क्लियर है? कर लोगे ना? इस टाइप का सवाल आएगा पेपर में तो दोबारा कर लोगे। इस टाइप का सवाल आएगा पेपर में दोबारा। अब देखो मैं इस टाइप पे मैं आपको 4 सवाल कराऊं, क्या फायदा? कुछ नया तो सीखोगे नहीं। एक ही अगर मन से कर लो काफी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे अब। नेक्स्ट, अगला टाइप इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला टाइप आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है प्यार से। ठीक है जी, अगला टाइप इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकम टैक्स वाला, ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझिए। 3 सवाल कराऊंगा इनकम टैक्स पे, तीनों एकदम अलग होंगे। इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए? इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं आप लोग? तो इनकम टैक्स आप ऐसे निकालोगे कि भाई आप पैसा कितना कमाते हो, आपकी इनकम कितनी है, और आप सरकार आपसे कितना परसेंट टैक्स ले रही है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में अगर मैं कहूं, अगर आपको आयकर निकालना है तो आयकर बराबर होगा आय गुणा आयकर की दर। आप कहोगे सर कैसे ये आया, नहीं समझ आया? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाओगे। आपकी जो इनकम है एक महीने की 80,000 रुपए, कितनी बेटा? 80,000 रुपए। आपकी इनकम कितनी एक महीने की? 80,000 रुपए। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। रेट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब सरकार ना टैक्स स्लैब बना के रखते कि अगर आप इतना पैसा कमाते हो तो इतना परसेंट हमें देना, आप 30 लाख से ज्यादा कमाते हो तो हमें इतना परसेंट देना, 50 लाख से ज्यादा कमाते हो तो इतना परसेंट देना। मान लीजिए कि आपकी सरकारी नौकरी, आप एक महीने का 80,000 रुपए कमाते हो और सरकार आपसे कहती है कि आपको 80,000 रुपए की इनकम पे 7% टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 7%। तो इससे बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स, कि आप सरकार को अपनी इनकम का कितना परसेंट निकाल के हिस्सा टैक्स के रूप में दे रहे हो। तो अगर आप महीने का 80,000 रुपए कमाते हो, ये एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, और सरकार आपसे 7% टैक्स लेती है, तो आप सरकार को कितना इनकम टैक्स जमा करोगे? 80,000 का 7%, परसेंट से 2 जीरो काटो, 5600 रुपए।
तो आप 5600 रुपए सरकार को टैक्स के रूप में दोगे मेरे भाई। ये होगी ना कैलकुलेशन। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया है, कोई परेशानी नहीं। अब सवाल देखो, सवाल है एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। एक आदमी की जो इनकम है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आदमी की इनकम बढ़ गई है तो उसको टैक्स भी बढ़ा के देना पड़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। लेकिन लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो गया। अब भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। अब भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर। व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम? उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है? ये आसान सवाल नहीं है, बहुत आसान है। एक बात बताइए, एक आदमी की इनकम बढ़ गई 1.2 लाख रुपए इनकम। इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है कि वो उतना ही सेम टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था। इनकम टैक्स सेम पेमेंट कर रहा है, जितना टैक्स वो पहले जमा कर रहा था आज भी वो उतना ही टैक्स सरकार को दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनकम पे लगने वाला जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, पहले आप 12% टैक्स दे रहे थे इनकम पे, अब आप 10% टैक्स दे रहे हो। रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम पे लगने वाले टैक्स का रेट 12% से घट के 10% हो गया। तो आपसे पूछा है बताइए उस आदमी की बढ़ी हुई इनकम कितनी है? कल की क्लास में समझाया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% से 10% हो गया तो किस रेशियो में बदला? दो छिक्का 12, दो पंजे 10, 6 5 के रेशियो में बदला। तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 5 से 6 हो जाएगी इनकम। आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में बढ़ेगी, 5 से 6 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आदमी की इनकम मेरे प्यारे में 5 से 6 होगी तो आदमी की इनकम बढ़ी कितनी? 1 यूनिट। और सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है? 1.2 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 1.2 लाख के बराबर है। बोला है बढ़ी हुई इनकम क्या है? बढ़ी हुई इनकम, पहले इनकम 5 थी, अब इनकम बढ़ के 6 होगी। 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर एक की वैल्यू 1.2 लाख है, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 1.2 से गुणा 7.2 लाख। तो आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है 7.2 लाख है। बी ऑप्शन आंसर है। बढ़ी हुई इनकम पूछा है मेरे भाई। ठीक है जी। क्लियर? 6 लाख जो बच्चे बता रहे हैं उन्होंने बता दी शुरुआत की, स्टार्टिंग में इनकम 6 लाख है, बढ़ के कितनी हुई है? 7.2 लाख। अगर इस सवाल में पूछा पूछा होता कि बताओ उसकी शुरुआती इनकम क्या है, तो आंसर होता 6 लाख। पर पूछा है बढ़ी हुई इनकम, तो आंसर होगा 7.2 लाख। समझ में आया? ये इनकम टैक्स का सबसे पॉपुलर सवाल है। पेपर में अगर 10 सवाल आएंगे इनकम टैक्स पर तो 7 यही वाले आएंगे। सबसे पॉपुलर सवाल यही है। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। आगे चलिएगा अब मेरे दोस्त। अब मैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सभी मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, या इसको रहने देते हैं अभी। अब ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, हल्का सा चेंज है। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ, हल्का सा चेंज है, करिए। करो दोस्त। और मुझे ये सोच के बताओ कि ये सवाल पिछले वाले सवाल से कैसे अलग है। बताओ जरा।
इस सवाल में तो सेम इनकम टैक्स नहीं है ना, इस सवाल में तो सेम इनकम टैक्स नहीं है ना, तो यहां तो पिछला वाला मेथड नहीं लग पाएगा, यहां तो पिछला वाला मेथड नहीं लग पाएगा। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे, बोला है एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम टैक्स की जो दर है 26% से 20% हो जाता है। यानी कि एंड द टैक्स रेट ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 20%। ही पेज 12,000 मोर इनकम टैक्स। अब वह 12,000 रुपए अधिक टैक्स देता है, जितना टैक्स पहले जमा कर रहा था उससे 12,000 रुपए अधिक टैक्स देता है। तो आपसे पूछा बढ़ी हुई इनकम ज्ञात करें। देखो मेरे भाई, मैं आपको इस सवाल को करने के दोनों ही तरीके बता दे रहा हूं, बेसिक भी और स्मार्ट भी, क्योंकि पिछली वाली ट्रिक तो यहां पे नहीं लग पाएगी बेटा, यहां तो सेम इनकम टैक्स है ही नहीं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि एक आदमी की जो एनुअल इनकम है वो एक्स लाख है, मान लीजिए एक आदमी की जो इनकम है वो शुरुआत में एक्स लाख है। कितनी है? एक्स लाख इनिशियल। मान लीजिए एक आदमी की जो सालाना इनकम है स्टार्टिंग में एक्स लाख है। कितनी? एक्स लाख। ध्यान से सुनिएगा, बेसिक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लिए आदमी की जो इनकम है स्टार्टिंग में एक्स लाख है, मैंने लाख माना है, एक्स लाख। ये आदमी की इनकम मेरे प्यारे भाई पहले एक्स लाख थी, अब आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। अगर पहले एक्स लाख रुपए थी तो अब आदमी की इनकम एक्स प्लस 4.5 लाख रुपए बढ़कर इतनी होगी। अब आदमी की इनकम होगी एक्स प्लस 4.5 लाख। समझ में? पहले आदमी की इनकम एक्स लाख थी, अब आदमी की इनकम बढ़ के एक्स प्लस 4.5 लाख हो गई। लेकिन जो अपनी इनकम पे वो टैक्स दे रहा है, टैक्स का रेट 26% से घट के 20% हो गया। यानी कि पहले आदमी अपनी इनकम का 26% टैक्स देता था। पहले आदमी अपनी इनकम पे कितना टैक्स देता था? 26%। समझ में आया? अब आदमी अपनी इनकम पे कितना टैक्स देता है? 20%। अब आदमी अपनी इनकम पे कितना टैक्स देता है? 20%। अब आदमी अपनी इनकम पे 20% टैक्स देता है। ये बात समझ में आ गई? पहले अगर 26% टैक्स देता था तो अब वो आदमी अपनी इनकम पे 20% टैक्स देता है। समझ में आया? यानी कि पहले इतना टैक्स दे रहा था, अब अपनी इनकम का इतना 20% टैक्स दे रहा है। और सवाल में कह रहा है अब उसे 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अब का जो टैक्स है मेरे प्यारे भाई, वो पहले वाले टैक्स से 12,000 रुपए ज्यादा है। इनका डिफरेंस ही 12,000 रुपए के बराबर है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब का टैक्स और पहले के टैक्स का डिफरेंस ही 12,000 रुपए के बराबर है। क्या बात समझ में आ गई? दिमाग में घुसा आपको? लेकिन इसमें गलती है। आप कहोगे सर क्या गलती है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इनकम मानी है लाख में, ये लाख में है, ये भी एक्स लाख है, ये भी एक्स प्लस 4.5 लाख है, और ये लिखा है आपने 12,000 में। तो इस 12,000 रुपए को भी लाख में बदलना पड़ेगा। 1 लाख का मतलब होता है हजार हजार के 100 नोट। अगर 12,000 को लाख में बदलना है तो 1 लाख से आप डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब होता है 0.12 लाख। 12,000 को भी आपको लाख में बदलना पड़ेगा। 12,000 का मतलब होता है 0.12 लाख रुपए। एल का मतलब लाख। 12,000 को भी लाख में बदलना पड़ेगा। 0.12 लाख होता है। 12,000 को लाख में लिखोगे तो 0.12 लाख। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये इक्वेशन है और ये आपको सॉल्व करनी है, दिमाग लगा के आपका आंसर आएगा। अब देखिए यहां अंदर गुणा करोगे, ये क्या आएगा? एक्स का 20%। जैसे मैं एक स्टेप दिमाग में करूंगा, लिखूंगा नहीं, ये गुणा करोगे एक्स का 20% माइनस एक्स का 26%। अब एक्स के 20% में से एक्स का 26% घटाओगे तो क्या आएगा? 20 माइनस 26 माइनस एक्स का 6% आ जाएगा। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई एक्स के 20% में से एक्स का 26% घटाओगे तो 20 माइनस 26 क्या आ जाएगा? -6। माइनस एक्स का 6% हो जाएगा। इसकी गुणा करोगे यहां पर 4.5 लाख का 20% क्या होता है? 20% 1/5, 4.5 का बटे 5 आएगा 0.9, ये 0.9 आ जाएगा। 4.5 लाख का 20% 1/5 क्या आ गया? 5 से काटो 4.5 को, 0.9 बार जाएगा, बराबर 0.12। ये आ गया 0.12।
इधर आएगा। 0.9 में से 0.12 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.78। ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 का x%। आप बोलोगे हाँ सर 6% ऑफ x, 6% ऑफ x। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है जी। अरे 0.9 का मतलब होता है 0.90। 0.12 इधर घटाओगे 0.90 में से तो 0.78 बचेगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x का 6% ही 0.78 के बराबर है। x का 6% 0.78 है, तो x का 1% कितना है? 13×78। x का 1% कितना है? 0.13। 13×78 0.13 जाएगा। तो x का 100% यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 100 से गुणा। x की वैल्यू कितनी है? 100 से गुणा, यानी कि 13 लाख। 0.13 की 100 में गुणा करेंगे तो 2 दशमलव बढ़ जाएगा 13 लाख, यानी कि x का मान 13 लाख रुपए आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। 13 लाख आ गया। आप कहोगे सर आंसर नहीं आया, क्योंकि ये आदमी की शुरुआत में इनकम आई है 13 लाख रुपए। पूछा है बढ़ी हुई इनकम। भाई अगर आदमी की शुरुआत में इनकम 13 लाख थी और इनकम उसकी 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, तो आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है वो 17.5 लाख है, और ए ऑप्शन इसका आंसर है 17.5 लाख। गुणा करी ऋतिक कुमार, 20% की अंदर गुणा करी, 4.5 की 20% में गुणा करके आया 0.9। अब आई बात समझ में? ये इस सवाल का बेसिक है, और बेसिक में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको 95 नंबर बच्चे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ये सवाल है 95। आप ये सवाल अब भी इस तरीके से कर सकते हो, अब भी, लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप अब भी ये सवाल रेशियो से कर सकते हो इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहां दिमाग कम लगाना पड़ा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। यहां कैलकुलेशन कम होगी बहुत, लेकिन दिमाग काफी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सोचना बहुत हैवी सवाल है, आसान नहीं है बच्चे ये। सारे फसाद की जड़ क्या है? आपको परेशानी क्या हो रही है? 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। सारे सवाल की जड़ ये लाइन है। अगर ये लाइन ना होती तो मेरा सवाल बहुत आसान होता। सवाल यह है, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स जो पहले 26% पे कर रहा था, वो अब 26% से घट के 20% हो जाता है इनकम पे लगने वाला टैक्स। अब उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अब ही नाउ, नाउ का मतलब अब। भाई पहले कितना टैक्स दे रहा था? 26%। अब कितना टैक्स दे रहा है? 20%। अब उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है पहले से। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं, अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं कि इनकम टैक्स सेम रहे, यानी कि उसको मेरे प्यारे भाई ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही ना पड़े। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं कि इनकम टैक्स सेम रहे, ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स उसको देना ही ना पड़े, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड, यानी कि सवाल को अपने स्वार्थ के लिए, अपने जल्दी आंसर निकालने के लिए मोल्ड कर देना। सवाल ही बदल देना, आंसर निकालने के लिए पूरा सवाल ही चेंज कर देना। अगर आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ही ना देना पड़े, तो इनकम टैक्स जितना पहले था उतना ही रहेगा। हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से लग जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आदमी को 12,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा? आदमी का 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा, ये बताओ जल्दी से। आदमी को अब 12,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ये 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पर लगता है? भाई पहले आदमी 26% टैक्स दे रहा था, अब आदमी 20% टैक्स दे रहा है। अब आदमी को पहले से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा? 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा? बताइए। 12,000 रुपए टैक्स
कितनी इनकम पे लगेगा? गलत है बीरू मंडल जी। 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा मुझे बताइए। आसान नहीं है। 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगेगा? 60,000 रुपए पे। 60,000 रुपए पे लगेगा मेरे भाई। 60,000 रुपए का 20% निकालूंगा तो 12,000 आता है। 6 दूनी 12,000 है भाई साहब। आदमी अगर देखो, अगर तुम्हारे नहीं घुसता खोपड़ी में तो स्किप कर दीजिए बेटा। हर किसी बच्चे की औकात के लिए नहीं है ये, ऊपर लेवल की चीज है। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाते, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घट के 20% हो जाता है। अब उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अगर ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही ना पड़े, यानी कि इनकम टैक्स सेम उतना ही रहे जितना पहले था, तो सवाल आसान हो जाएगा कि नहीं? मुझे बताओ 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे देना पड़ेगा? अब आदमी 20% टैक्स दे रहा है। अब आदमी 20% टैक्स दे रहा है। अगर 20% टैक्स की वैल्यू 12,000 रुपए है तो 100% की वैल्यू निकालो, 5 से गुणा कर दो। 20 को 5 से गुणा करो, 100% आएगा। 12,000 को 5 से गुणा करो, 60,000 रुपए आएगा। 60,000 रुपए की इनकम पे अब 20% टैक्स लगेगा। 12,000 रुपए, 60,000 रुपए की इनकम पे 20% टैक्स लगता है। 12,000 रुपए। आदमी अब कितना टैक्स दे रहा है? 20%। तो 60,000 रुपए की इनकम का 20% 12,000 टैक्स है। आप बोलोगे जी सर 60,000 रुपए पर 20% टैक्स लगेगा? 60,000 रुपए, और 60,000 रुपए का मतलब क्या होता है? 60,000 का मतलब है लाख में 0.6 लाख रुपए। यानी कि मेरे दोस्त, अब लॉजिक सुनना कितना भयानक लॉजिक लगेगा। अगर मैं आदमी की इनकम अगर मैं आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, यानी कि मैं आदमी की इनकम केवल 3.9 लाख ही बढ़ाऊं। अगर मैं आदमी की केवल 3.9 लाख ही इनकम बढ़ाऊं, अगर मैं आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा, मैं आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा, तो 60,000 का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। अगर आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ेगी तो जो आदमी 20% टैक्स दे रहा है, 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए, वो एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि आदमी की इनकम 4.5 लाख ना बढ़ा के 4.5 लाख से 60,000 रुपए कम 3.9 लाख रुपए ही बढ़ाओ। अगर आदमी की इनकम केवल 3.9 लाख बढ़ाओगे तो सेम उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना पहले दे रहे थे, क्योंकि 60,000 रुपए इनकम कम बढ़ने की वजह से 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ा। तो मेरे भाई, अगर इनकम टैक्स सेम हो गया तो रिवर्स रेशियो में होगा। ये रेशियो क्या है मेरे भाई? 2 से जाएगा 13:10। अगर रेट ऑफ इनकम टैक्स 13 से 10 हुआ है तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 10 से 13। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आदमी की इनकम पहले 10 थी तो 10 से 13 होगी। आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 3 यूनिट। सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ा कितनी रहे? 3.9 लाख। हम आदमी की इनकम 4.5 लाख ना बढ़ा के 3.9 लाख, 60,000 रुपए कम बढ़ा रहे हैं। तो 60,000 रुपए का 20% 12,000 रुपए से टैक्स एक्स्ट्रा देना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 1.3 गुना 1.3 टाइम्स, तो आदमी की इनिशियल इनकम कितनी है? इनिशियल इनकम कितनी है? 10। अगर 3 की वैल्यू 3.9 लाख है, 1.3 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 1.3 गुना होगी, 13 लाख। तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है, शुरुआती इनकम है 13 लाख, डायरेक्ट आ गया। आदमी की इनकम 13 लाख है स्टार्टिंग में, 4.5 लाख बढ़ी, बढ़ के होगी 17.5। ये हो गया दूसरा मेथड। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये है बेसिक मेथड और ये है स्मार्ट मेथड। बेसिक मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा है, दिमाग कम लगाना है। स्मार्ट मेथड में दिमाग काफी लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन कोई नहीं है। जिसको दोनों ही ना समझ में आओ, चूल्हे में चला जाए, भाड़ में जाए वो। ठीक है जी, आगे चलेंगे। 96 नंबर इस टाइप का आखिरी सवाल, इनकम टैक्स का आखिरी सवाल करेगा। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। इनकम टैक्स की दर 15.2% से बढ़ के 20.9% हो जाती है। वह इनकम टैक्स बढ़ा दिया। निर्मला सीतारमण संसद में आई और चिल्ला के बोला, अब इनकम टैक्स 15.2% ना लग के 20.9% देना पड़ेगा।
इससे क्या हुआ मेरे भाई, गौरव नाम का एक आदमी है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से गौरव हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर। इसकी वजह से गौरव को पिछले साल की तुलना में 5.55% यहां टैक्स जो है वो रुपीज में नहीं परसेंटेज में बताया गया है। इसकी वजह से गौरव को पिछले साल की तुलना में 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। बट साइमल्टेनियसली इनकम ऑफ गौरव आल्सो डिक्रीज बाय 18,400, लेकिन साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट जाती है। फंड इनकम ऑफ गौरव लास्ट ईयर, पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाएं। बहुत बेहतरीन सवाल है, बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, यही है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ेगा। मैंने आपको इनकम टैक्स के 3 सवाल कराए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सवाल एक दूसरे से अलग हैं और यही 3 टाइप बनते हैं, यही 3 टाइप बनते हैं और तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं मेरे भाई, ठीक है? तीनों का करने का मेथड भी अलग है। चलो, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे, सवाल में बोला है इनकम टैक्स में चेंज दिया है। सवाल में क्या बोला है, इनकम टैक्स की रेट 15.2 से बढ़ के 20.9% हो गई और इसकी वजह से गौरव को पिछले साल की तुलना में 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा, यानी कि इनकम टैक्स के अमाउंट में चेंज दिया है। पिछले साल जितना टैक्स गौरव ने पे किया था उससे इस साल 5.55% एक्स्ट्रा इनकम टैक्स देना पड़ा। और पूछा क्या, गौरव की इनकम के बारे में पूछा है, ये पूछा है। ये दोनों चीजें दी गई हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स में चेंज दिया है, इनकम टैक्स में चेंज दिया है। इनकम के बारे में पूछा, कैसे आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई? अगर आपको गौरव की इनकम निकालनी है तो ये रेट ऑफ इनकम टैक्स है, गुणा में है। अगर कोई चीज गुणा में है तो दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में, बटे हो जाता है मेरे भाई, डिवाइड हो जाता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मुझे अगर इनकम पता करना है, अगर मुझे इनकम पता करना है गौरव की, तो इनकम टैक्स के रेशियो को भाग देना पड़ेगा। अगर मुझे इनकम पता करना है, ठीक है मेरे भाई, तो इनकम टैक्स के रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ इनकम टैक्स से, क्योंकि सवाल में ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये आपसे पूछा है इनकम। ध्यान सुनिएगा, सवाल में बोला है मेरे भाई आयकर की दर 15.2% से बढ़ के 20.9% हो गई। इसकी वजह से गौरव को पिछले साल की तुलना में, ये है मेरे भाई लास्ट ईयर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये पिछले साल की कहानी है और एक करंट ईयर इस साल की कहानी है मेरे भाई। हर एक चीज लिख के बतानी पड़ती, पता ना कैसे कचरा बालक है यार। गौरव को पिछले साल की तुलना में 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। कितना? 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। 5.55% याद आ रहा है किसी को? मैंने बताया था 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18, फ्रैक्शन वैल्यू 1/18 होती है। मैंने आपको समझाया, जिसे 5 सही 5/9% भी कहते हैं। बात क्लियर है? यानी कि अगर गौरव पिछले साल 18 रुपए टैक्स देता था, लास्ट ईयर अगर गौरव पिछले साल 18 रुपए टैक्स देता था, तो इस साल उसका टैक्स 1 बढ़ गया। इस साल 18 से टैक्स 1 बढ़ गया, 19 हो गया। अगर गौरव ने पिछली साल 18 टैक्स दिया है तो इस साल गौरव ने 19 टैक्स दिया है। 18 का 5.55% 1 के बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इनकम टैक्स का रेशियो है। अगर गौरव ने पिछले साल 18 रुपए टैक्स दिया है तो इस साल 19। अगर हम रेट ऑफ इनकम टैक्स की बात करें, रेट ऑफ आयकर की बात करें, तो पिछले साल आयकर की दर 15.2% थी और इस साल आयकर की दर 20.9% हो गई। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स किस अनुपात में चेंज हुआ? रेशियो लीजिए, बताओ ये किससे कटता है नंबर? 152 ना 19 से कटता है। 19 अट्ठे 152, 19 का पहाड़ा याद होता तो कर पाते। 19 अट्ठे 152, ये जाएगा 19 से, 19 एकम 19,
बचेगा एक 19 से कम 19, 8:11। 15.2 और 20.9 को 19 से काटेंगे, 19 अट्ठे 152 और ये 19 से जाएगा 11 बार, 8:11। तो आयकर की जो दर है वो इस रेशियो में चेंज हुई है, 8:11। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं टैक्स के अनुपात को, इनकम टैक्स के रेशियो को रेट से डिवाइड करूंगा तो गौरव की इनकम यानी कि आय का रेशियो आ जाएगा। अब ये तो डिवाइड नहीं होता 18 ना 8 से ना 19 11 से। मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो रेशियो को डिवाइड करना है, दो रेशियो को भाग करना है, सिंपल डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। दो रेशियो को अगर डिवाइड करना है आसानी से तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो 18 गुणा 11 रेशियो 8 गुणा 19, ये आ गया मेरे भाई 8 गुणा 19। ये गौरव की पिछले साल की और इस साल की इनकम का रेशियो आ गया। किससे कट रहा है बेटा? 2 से। 2 चौक 8 और 2 से 18 9 बार, ये आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई 11,99 19 चौक 76, 11,99 19 चौक 76, यानी कि गौरव की पिछले साल अगर इनकम 99 थी तो इस साल इनकम 19 चौक 76 होगी। गौरव की लास्ट ईयर अगर इनकम 99 थी तो इस साल इनकम 76 हो गई। पूछा है पिछले साल गौरव की इनकम, पिछले साल गौरव की जो भी इनकम होगी 99 का मल्टीपल होगी। 99 से कटने वाला आंसर होगा, देख सकते हो ऑप्शन से सॉल्व भी हो जाएगा। पिछले साल अगर गौरव की इनकम 99 थी तो इस साल 76 हो गई। गौरव की इनकम कितनी घट गई मेरे भाई? 23 यूनिट। गौरव की इनकम 23 यूनिट घट गई, 23 यूनिट। सवाल के अनुसार गौरव की इनकम कितना घटी है? 18,400 रुपए घट जाती है। तो 23 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 18,400 रुपए के बराबर दी है। मुझे बताओ कितने गुना? बताओ कितने गुना? 23 अट्ठे 184, 800 गुना। ये 800 गुना है भाई साहब। अगर ये 800 गुना हो रहा है 23 अट्ठे 184, तो पूछा है पिछले साल गौरव की इनकम। पिछले साल गौरव की इनकम है 99 यूनिट, तो 99 यूनिट की वैल्यू भी 800 गुना होगी। 99 गुणा 800 रुपए गौरव की पिछले साल इनकम थी। 800 की 100 में गुणा करो 80,000, 80,000 से 800 कम कर दो, यानी कि 79200। पहला ऑप्शन आंसर है 79200 आंसर। गजब का सवाल है। कितने बच्चों को इनकम टैक्स वाले मेरे प्यारे भाई ये तीनों ही सवाल समझ आ गए? सर 1/18 समझ, हाँ बेटा ये तो याद करना पड़ेगा ना। 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/18, ये सबने याद करा ना। 1/12 की 8.33% याद किया है। 1/16 6.25%, 1/24 4.16%। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की क्लास देखिए, उसमें मैंने ये याद करने के लिए बोला है, इंपॉर्टेंट है। तगड़ा सवाल है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और आपको ये पेपर में इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप डाटा देखो ना, डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिना रेशियो बनाए होगा नहीं। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी में नहीं आया है। यह सवाल बैंकिंग के पेपर में ही आया है अभी, लेकिन एसएससी में भी ये कभी भी आ सकता है। ठीक है जी। पहला ऑप्शन आंसर है 79200, ये तो मैंने ऐसे ही लगाया, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, ओके। फिर से एक बार घर पे जाके ना दोबारा से तीनों सवालों को करके देखना होगा। आगे चलते। 97 नंबर इस सीट का आखिरी टाइप। 97 नंबर हम करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सीट का आखिरी टाइप 97। बहुत मजा आएगा आपको। 97 यहां से जितने भी टाइप हैं अब सारे मेंसुरेशन बेस्ड हैं। अब जितने भी टाइप है मेरे प्यारे भाई वो है मेंसुरेशन बेस्ड, मेंसुरेशन बेस्ड। यानी कि इन टाइप्स में आपको क्या करना है? मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए,
आपको परसेंटेज चेंज देगा और कुछ ना कुछ पूछेगा। बिना फॉर्मूला याद हुए नहीं कर पाओगे। एक एक सवाल से बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। बोला है एक ट्रायंगल की हाइट में 37.5% की और बेस में 45.45% की वृद्धि हुई। ट्रायंगल के एरिया में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। हमने कल की क्लास में बताया था मेरे भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट, यही होता है। आप बोलोगे जी सर यही होता है, यानी कि एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इस पे ध्यान नहीं देना। हमें उन चीजों पे ध्यान देना है जो बदली जा सकती हैं। 1/2 को थोड़ा ना बदलोगे, 1/2 तो फिक्स है। एरिया केवल बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। अब इस सवाल में देखो, मैंने ट्रायंगल का बेस भी बदला है, आधार भी बदला है और ट्रायंगल की हाइट भी बदली है। तो भैया एरिया आपसे पूछा, एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात, अगर आप ट्रायंगल का बेस बढ़ाओगे, ट्रायंगल की हाइट बढ़ाओगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा। यही पूछा है, एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा। तो आपको कैसे सोचना है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। ये क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई गुणा। अगर आपको एरिया में चेंज निकालना है कि भाई बेस बदलने से और हाइट बदलने से, बेस बढ़ाने से हाइट बढ़ाने से एरिया किस रेशियो में बढ़ेगा, तो कैसे पता चलेगा? बेस के रेशियो की, आपको बेस के रेशियो की और हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी, दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनेगा। बोला है एक त्रिभुज का आधार 45.45% बढ़ाया गया। 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 45.45 देख के समझना था, 9.09%, 1/11। ये 5 गुना है 5/11। एक ट्राइंगल का बेस 45.45% बढ़ाया गया। इसका मतलब अगर ट्राइंगल का बेस पहले 11 था, ट्राइंगल का आधार पहले 11 था, तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया। ट्राइंगल का बेस अगर पहले 11 था तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया। हाइट कितनी बढ़ाएगी? 37.5%। 37.5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। इसका मतलब अगर ट्राइंगल की हाइट पहले 8 थी, त्रिभुज की हाइट अगर पहले 8 थी, 8, तो हाइट 8 से 3 बढ़कर 11 हो गई, 11। और मैंने बेस और हाइट इन दोनों रेशियो की क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि ट्राइंगल का पहले एरिया ये था, तो अब ये हो गया। ये एरिया में चेंज का क्या आ जाएगा बच्चों? रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन आप कर तभी पाओगे जब आपको परसेंटेज याद होंगी, जब आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होगा, तब कर पाओगे। ये एक बेसिक सवाल है, लेकिन इस बेसिक सवाल को करने के लिए भी कितने सारे बेसिक आना चाहिए। इनकी परसेंटेज वैल्यू निकालना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर एरिया निकालना है तो बीच में गुणा है, बेस की रेशियो निकालो, हाइट का रेशियो निकालो, दोनों रेशियो की गुणा करो। जब तक ये 3 बातें पहले से पता नहीं होंगी, तब तक आप नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के बच्चे उम्मीद क्या करते हैं? हमें पहले से कुछ नहीं पता, हमसे सवाल होना चाहिए। कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा? हम कोई पहला दूसरा सवाल थोड़ी ना कर रहे हैं, हम 97 क्वेश्चन कर रहे हैं। और जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो हमारा लेवल तो बढ़ेगा। देखो रेशियो लेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 8 से 16 2 बार कट जाएगा, ये आ गया 1:2। रेशियो पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप जानते हैं अगर एरिया 1 से 2 हो गया, यानी कि डबल हो गया। पहले एरिया 1 था, अब 2 हो गया, डबल हो गया। कोई भी चीज डबल हो जाती है तो इसका मतलब कितना बढ़ गई? 100%। एरिया 100% बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में? ये तो सभी को आ गया होगा। ठीक है, आसान है ना ये वाले टाइप, आसान है ये। आगे चलें तो देखो, मैं हर एक फिगर पे कराऊंगा। मैं ट्रायंगल पे, सर्कल पे, बेलन पे, शंकु पे, हर एक फिगर पे सवाल कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए 98 नंबर, एक और करेंगे ऐसा ही बच्चों, एक और सवाल करेंगे ऐसा ही। बताइए, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, एक ट्रायंगल का बेस 40% बढ़ाया गया। बोला है इसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए जिससे एरिया 60% बढ़ जाए।
देखो मेरे भाई, हमने एक ट्राइंगल का जो है बेस 40% बढ़ा दिया, बेस बोले हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए कि एरिया 60% बढ़ जाए। तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान सुनेगा, एरिया जो है 1/2 बेस गुणा हाइट होता है। एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, एरिया डिपेंड करता है मेरे भाई बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। अगर हमने एक ट्राइंगल का बेस 40% बढ़ा दिया, बेस 40% बढ़ा दे, एरिया भी 40% बढ़ना चाहिए। बोले हाइट कितने परसेंट बढ़ाया जाए, हाइट में चेंज पूछा, हाइट कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि एरिया 60% बढ़ जाए। तो अगर आपको हाइट में चेंज निकालना है, इस बार आपको हाइट में पता करना है कि हाइट कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए, तो कैसे आएगा मेरे भाई, ये तब आएगा जब आप एरिया को भाग दोगे बेस से। एरिया को जब आप बेस के अनुपात से भाग दोगे तभी आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर तभी आएगा। आप मुझे बताओ, एक ट्राइंगल का एरिया 60% बढ़ाना है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो ट्राइंगल का एरिया अगर 60% बढ़ेगा, इसका मतलब अगर एरिया पहले बढ़ के 8 हो जाएगा, ये एरिया का रेशियो है। बेस कितना बढ़ा, 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। बेस कितना बढ़ा मेरे भाई, ट्राइंगल का बेस 40% बढ़ा है, 2/5। 2/5 का मतलब अगर बेस पहले 5 था तो 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया, 7 हो गया। अब हाइट का रेशियो क्या होगा, जब मैं एरिया को भाग दूंगा बेस के रेशियो से तो सीधा सीधा हाइट का रेशियो आ जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है क्या बच्चे, क्या इसमें कोई परेशानी। तो ये चीज आप देखा करो, क्या दिया है क्या पूछा है, जो चीज पूछे उसके हिसाब से हमारा तरीका बदल जाएगा। अब जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आएगा 7/8। यानी कि ट्राइंगल की हाइट अगर पहले 7 थी तो 7 से 8 करनी पड़ेगी, तो हाइट कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1/7। और 1/7 बखूबी जानते पहला ऑप्शन लगभग 14.28%। तो 14.28% जो है ट्राइंगल की हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी। देखो पिछला सवाल और दूसरा सवाल हैं सेम जैसे, लेकिन जब अलग चीज पूछी गई है तो हमारा करने का तरीका भी अलग हो गया। हो गया, आगे चलते हैं। 98 के बाद हम लोग करेंगे 99। अब हम स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, स्क्वायर पर बेस्ड बताइए। सवाल है, एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो इसका एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी। एक स्क्वायर का डायगोनल, अगला फिगर आ गया, स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूं। स्क्वायर आप जानते हैं, इसे स्क्वायर बोलते हैं जिसके चारों कोण 90 डिग्री हो, चारों कोण 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो, इसे स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है जी। स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। अब हम डायगोनल या विकर्ण की बात करें तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल। अब ये ए है, ये ए है, तो मेरे दोस्तों ये आएगा √2a पाइथागोरस से। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, डायगोनल। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है मेरे प्यारे भी, वो क्या होता है, √2a। यानी कि मैं ये कह सकता हूं √2 तो कांस्टेंट है, डायगोनल सीधा किस पे डिपेंड, डायगोनली सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर की साइड पर। अगर आप स्क्वायर की साइड को आधा करोगे, आधा तो डायगोनल भी आधा हो जाएगा। देखो ना, अगर आप डायगोनल क्या होता है, √2a, आप स्क्वायर की साइड को आधा करोगे, देखो डायगोनल भी आधा हो जाएगा। आप स्क्वायर की साइड को 5 गुना करोगे, 5 गुना, तो देखो डायगोनल भी 5 गुना हो जाएगा। आप स्क्वायर की साइड को 10% बढ़ाओगे, 10% है भाई, तो देखिए डायगोनल भी 110% बढ़ेगा। इस √2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि √2 कांस्टेंट है। आप डायगोनल जिस रेशियो में बदलोगे, डायगोनल जितना बढ़ाओगे साइड भी उतनी बढ़ेगी, डायगोनल जितना परसेंट घटाओगे साइड भी उतनी ही घटेगी मेरे भाई। ये बात समझ में आ रही है, डायगोनल जो है वो डायरेक्टली स्क्वायर की साइड के प्रोपोर्शनल है। अब जैसे सवाल में ये बोला है कि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है,
तो अगर स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हुआ है तो स्क्वायर की भुजा भी 45% ही कम होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हुआ है तो स्क्वायर की साइड भी 45% ही कम होगी, स्क्वायर की भुजा भी 45% ही कम हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5% 1/20, 45% 9/20। अगर विकर्ण 45% कम हुआ है तो वर्ग की भुजा भी 45% ही कम होगी, क्योंकि विकर्ण डिपेंड ही साइड पे करता है। साइड जिस अनुपात में बदलोगे विकर्ण भी उसी अनुपात में ही बदलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो स्क्वायर की भुजा अगर हमने 45% कम कर दी तो एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? साइड 45% कम हो गया। 45% यानी कि 9/20। 9/20 का मतलब अगर स्क्वायर की साइड पहले 20 थी तो 20 से 9 कम होकर 11 हो गई। ये साइड का रेशियो, ये स्क्वायर की साइड का रेशियो है। एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करिए, आप इसका स्क्वायर करिए मेरे प्यारे भैया। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर आ गया। यानी कि अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो साइड के रेशियो का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं अगर स्क्वायर का एरिया पहले 20 का स्क्वायर 400 था पहले, तो अब घट के 11 का स्क्वायर 121 हो गया। स्क्वायर का एरिया अगर पहले 400 था तो घट के 121 हो गया। निकाल सकते कितना परसेंट घट गया? निकाल सकते, पर मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। ये 400 है, अगर बेस को 100 बना लेते ना 100, तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है, डायरेक्ट परसेंटेज में। तो 400 है, 400 को 100 बनाना आसान है। पूरे को 4 से भाग कर दो, 400 को 4 से भाग करो 100 आएगा। 121 को 4 से भाग करोगे क्या आएगा भाई? 120 को 4 से भाग करेंगे 30, एक को 4 से भाग करेंगे 0.25, तो आएगा 30.25 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि अगर स्क्वायर का एरिया पहले 100 था तो 100 से घट के 30.25 हो गया। तो एरिया कितना घटा? 69.75। तो स्क्वायर का एरिया 100 से 69.75 घटा। ठीक है, 100 में जो भी आएगा सीधा परसेंटेज में आएगा, तो 69.75% घट गया। बी ऑप्शन ये आंसर। ठीक है, तो इससे भी आपका समय बचता है। अगर आप बेस 100 बना लेते हो तो 100 में जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। अब ये अगर आपको समझ में आया ना मेरे दोस्त, तो ये वाला बताओ जरा करके। 100 करना जरा, सोचो जरा करके बताओ। बोला यदि किसी स्क्वायर के एरिया में 19% की कमी हुई है तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। एक स्क्वायर का एरिया 19% कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 19% का मतलब अगर 19% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/100, अगर एरिया पहले 100 था तो 100 से 19 कम हो के 81 हो गया। ये स्क्वायर के एरिया का रेशियो है मेरे भाई। तो स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? अब आप खुद सोचो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। क्या हुआ केशव? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर की साइड पता करनी है तो एरिया के रेशियो का क्या लेना पड़ेगा? अंडर रूट। यानी कि एरिया के रेशियो का अंडर रूट ले लो। 100 का अंडर रूट 10, 81 का अंडर रूट 9। यानी कि स्क्वायर की साइड अगर पहले 10 थी तो 10 से 9 हो गई, तो कितना कम हो गई? 1/10 यानी कि 10%। अगर स्क्वायर की साइड 10% कम हुई है तो डायगोनल भी 10% ही कम होगा।
क्योंकि जितना डायगोनल कम होगा, जितने परसेंट डायगोनल कम होगा उतने परसेंट ही साइड कम होगी। 10%। कर लोगे? मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। ये बताइएगा जरा, घनाभ वाला करेंगे लास्ट क्वेश्चन, CGL 2022 के पेपर का है घनाभ वाला। बोला एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी हाइट 30% कम की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब समझ रहे हैं? जैसे किताब है हमारी, ये किताब है, ये क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है मेरे भाई। इसकी ये लंबाई, चौड़ाई, ये इसकी मोटाई, ठीक है बच्चे? ये क्यूबॉइड है, इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। तो अगर क्यूबॉइड का आयतन निकालना है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H। बीच में क्या है बच्चों? गुणा। अब बोला है घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5। चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, 25% यानी कि 1/4। हाइट 30% कम हो जाते, कम मतलब -30%, 3/10। पूछा है घनाभ के वॉल्यूम में कितने परसेंट की चेंज होगा आयतन में। तो भाई अगर वॉल्यूम में चेंज निकालना है, बीच में गुणा है, तो लंबाई, चौड़ाई और हाइट के रेशियो की क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। समझ में आया? अब घनाभ की लंबाई 20% बढ़ गई 1/5, यानी कि लंबाई अगर 5 थी तो 5 से 6 हो गई। चौड़ाई 25% बढ़ गई 1/4, यानी कि चौड़ाई अगर 4 थी पहले तो 4 से 5 हो गई। हाइट 30% कम होगी 3/10, यानी कि हाइट अगर पहले 10 थी तो 10 से 3 कम होके 7 हो गई। ये रेशियो ले लीजिए। ये आप ये रेशियो नहीं ले सकते? लंबाई, चौड़ाई, हाइट तीनों का रेशियो बनाया, गुणा कर दी। मैं भी 5 से 5 कट गया, और भी कुछ कट सकता है तो काट लो। 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ये आ गया 20/21। यानी कि घनाभ का आयतन अगर पहले 20 था तो 20 से 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1/20 बढ़ गया। ये बड़ा है बेटा, तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन ही नहीं होंगे। इंक्रीज हुआ कितना? 5%, 5% बढ़ गया। ठीक है जी, समझ में आया? ये आसान लग रहा है टाइप, पंकज कुमार शर्मा जी? चलो आज इतना ही छोड़ेंगे। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है भाई साहब? कल करेंगे इसके आगे।